हेलो गाइस, वेलकम और वेलकम बैक टू माय चैनल ट्विस्टेड कहानियां। मेरा नाम है कनिका। आज जो स्टोरी मैं आपके लिए लेकर आई हूँ, ये एक बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग क्राइम स्टोरी है, जिसमें मुझे पूरी उम्मीद है कि आपको बहुत ज्यादा मजा आएगा सुनने में भी, क्योंकि मुझे इसे बनाने में भी बहुत ही मजा आया। इसके अलावा मैं बता दूं कि वहां का एक बहुत ही फेमस ट्रू क्राइम शो है जिसका नाम है कॉप्स, वो भी इस केस में कहीं ना कहीं इन्वॉल्व था। और वो किस तरह से इन्वॉल्व था वो आपको आगे चलकर पता चलेगा। जिस तरह से हमारे यहाँ शोज बनते हैं क्राइम पेट्रोल टाइप के, ये उसी तरीके का एक शो था जिसने इस केस में कहीं ना कहीं पुलिस की मदद की। एक्चुअल में इस केस में उसने मदद की। तो किस तरह से मदद की, आगे चलकर क्या हुआ, ये आप सीधा इस केस में देखिए। और सीधे शुरू करते हैं हम अपना आज का केस। माइकल डिपिलिटो का जन्म हुआ था साउथ फिलाडेल्फिया में। लेकिन उसका जो नेबरहुड था, जहां पर वो रहता था, जिस एरिया में, वो एक बहुत ही रफ एरिया था। यहाँ बहुत ज्यादा वायलेंस था, ड्रग्स वगैरह का बहुत ज्यादा कंजम्पशन था, और साथ ही प्रोस्टिट्यूशन भी चलता था। और ये उनकी नॉर्मल जिंदगी का, डेली लाइफ का हिस्सा था। जब वो बहुत ही यंग था, यानी कि माइकल, तो उसके पेरेंट्स को उसने देखा कि वो बहुत ज्यादा एल्कोहलिक बन चुके थे, यानी कि वो बहुत ज्यादा नशे के आदी बन चुके थे। और उनका ड्रग एडिक्शन भी, यानी कि शराब के साथ ही उनका ड्रग एडिक्शन भी बहुत ज्यादा सीवियर हो चुका था। अपने इन एडिक्शंस को पूरा करने के लिए ये लोग ड्रग्स बेचने का धंधा भी करने लगे थे। माइकल स्कूल में पढ़ रहा था, लेकिन इवेंचुअली उसने हाई स्कूल ड्रॉप कर दिया, यानी कि उसने अपना हाई स्कूल पूरा नहीं किया। और उसके बाद वो होमलेस भी हो गया, यानी कि इसके माँ बाप एक घर भी अफोर्ड नहीं कर पा रहे थे। वो लोग लिटरली सड़कों पर रह रहे थे। अगर आसपास कोई भी अबंडन बिल्डिंग मिल जाती थी, कोई खाली घर मिल जाता था, तो ये लोग रात को वहां पर सोने के लिए चले जाते थे ताकि उनको बहुत ज्यादा ठंड ना लगे। अब आता है 1993 का साल, जबकि माइकल अभी भी साउथ फिलाडेल्फिया में ऐसे ही रह रहा है। लेकिन अब उसकी थोड़ी बहुत क्राइम स्टोरी भी यहाँ से शुरू होती है। उसको 1993 में अरेस्ट किया गया और उस पर चार्जेस लगे थे कोई अननोन ड्रग्स को रखने के, यानी कि उस ड्रग का नाम पता नहीं है जो उसके पास से मिली थी, लेकिन उसके पास से पुलिस ने बरामद की थी। इसके अलावा वो इस ड्रग्स को शायद बेच रहा था, ये उसके ऊपर चार्जेस लगाए गए थे। लेकिन जो माइकल था, वो अपनी कोर्ट हियरिंग के लिए नहीं आया, यानी कि फिलहाल वो बाहर था जमानत पर। लेकिन जिस दिन उसकी हियरिंग थी वो वहां पर पहुंचा ही नहीं। अब उसके खिलाफ एक वारंट जारी किया गया, लेकिन माइकल वहां से भागने में कामयाब हो गया। पुलिस उसको पकड़ नहीं पाई। और 1997 आते आते वो पूरी तरह से साउथ फिलाडेल्फिया से बाहर भाग गया, और अब वो साउथ फ्लोरिडा चला गया। यहाँ के एक टाउन में वो पहुंचा जिसका नाम था बोका रिटॉन। जब वो वहां पर पहुंचा तो कुछ ही समय के बाद उसको एक सेकंड टाइम अरेस्ट किया गया। और इस बार उसके ऊपर चार्जेस लगे थे कि उसने एक अंडर कवर पुलिस ऑफिसर को $15 ऑफर किए थे अगर वो उसके साथ फिजिकल रिलेशंस बनाता। इसके बाद माइकल ने, जब इसके बाद इसके ऊपर केस चला, तो माइकल ने गिल्टी प्लीड किया, यानी कि अपनी गलती मान ली। और उसने माना कि वो प्रोस्टिट्यूशन को सॉलिसिट कर रहा था। उसको अब जेल में भेज दिया गया, लेकिन 1 साल बाद ही उसको छोड़ दिया गया। लेकिन इसके कुछ समय के बाद ही माइकल को एक बार फिर से स्यू किया गया, और इस बार उस पर केस किया था उसकी एक्स गर्लफ्रेंड ने, जिसका नाम था कैरन टैन। उसने क्लेम किया कि उसका जो बेटा है, उसका पिता है माइकल, और इस कारण से उसको चाइल्ड सपोर्ट देना चाहिए, उसको और उसके बच्चे को। अब कैरन ने एक डीएनए टेस्ट भी कराया, और उससे साबित हो गया कि ये जो बच्चा था, ये कैरन और माइकल का ही था। अब इस बार जो उसके ऊपर केस चल रहा था, इसमें भी माइकल कोर्ट नहीं पहुंचा। कैरन काफी समय तक ट्राई करती रही कि उसको चाइल्ड सपोर्ट मिल जाए, लेकिन फाइनली जब कुछ भी नहीं हुआ, तो उसने इस लॉ सूट को ड्रॉप कर दिया। माइकल ये देखकर बहुत ज्यादा रिलीव्ड हुआ, क्योंकि उसके पास इस समय कोई भी पैसा नहीं था। अब इस केस के खत्म होने के बाद माइकल ने डिसाइड किया कि अब मुझे सच में पैसा कमाना है, और किसी भी तरीके से मुझको ये पैसा कमाना है। अब उसके सामने कुछ समय के बाद एक बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटी आई। ये अपॉर्चुनिटी ये थी कि माइकल को बोनानो फैमिली से मिलने का मौका मिला। अब ये जो बोनानो फैमिली थी, ये वहां की सबसे ज्यादा इनफेमस जो 5 फैमिलीज थी उनमें से एक थी, यानी कि बहुत ज्यादा क्रिमिनल एक्टिविटीज में ये फैमिली इन्वॉल्व थी। ये पूरे यूनाइटेड स्टेट्स में क्राइम्स करते थे। जो इनफेमस इटालियन माफियाज हैं, ये उनमें से एक थे। जब ये जो माफिया थे माइकल से मिले, तो उनको माइकल बहुत ज्यादा पसंद आया, और उन्होंने इसके सामने एक बहुत ही अच्छा ऑफर रखा। और ये ऑफर था कि उसको उनके बॉयलर रूम्स में काम करना था। अब ये जो बॉयलर रूम्स थे, ये लिटरली कोई बॉयलर रूम नहीं था, बल्कि ये एक ग्रुप था फ्रॉडस्टर्स का, यानी कि जो लोगों के साथ फ्रॉड करते थे और किसी तरीके से उनको बेवकूफ बना के उनका पैसा लूटते थे। ये जितने भी फ्रॉडस्टर्स थे, ये किसी ना किसी को कॉल करते थे, जो भी इनके विक्टिम्स होने वाले होते थे, पहले इनको छांटते थे, फिर उनको कॉल करते थे,
और उनको तरह तरह की नई नई स्कीम्स बताते थे। ये उनको बेवकूफ बनाते थे कि हम आपको बहुत जल्दी रिच बना देंगे, बहुत जल्दी अमीर बना देंगे अपनी स्कीम के थ्रू, और इसके लिए आपको इतना पैसा हमारी स्कीम में लगाना पड़ेगा। अब आपको पता है कि इस तरह के जो फ्रॉड्स हैं हमारे इंडिया में भी चलते हैं। तो इस तरह से वो इन लोगों को बेवकूफ बनाते थे, फोन कर करके उनसे पैसा लूटते थे, और यही काम अब माइकल को भी करना था। ये जितने भी फ्रॉडस्टर्स थे ये इस तरह की स्कीम्स तो बताकर लूटते ही थे, इसके अलावा ये लोग और तरीकों से भी इन लोगों का पैसा निकालने की कोशिश करते थे। जो माइकल था वो एक बहुत ही कैरिज्मेटिक व्यक्तित्व का स्वामी था, यानी कि उसकी पर्सनालिटी बहुत ही अच्छी थी। वो एक नेचुरल सेल्समैन था, और उसकी पर्सनालिटी ऐसी थी कि लोग जल्दी से उसकी बातों में आ जाते थे। इसी कारण से वो जल्दी से लोगों को ट्रिक कर पाता था। जब माइकल ने इस तरीके से अपनी पर्सनैलिटी का फायदा उठाकर बहुत सारे लोगों को बेवकूफ बना लिया तो वो समझ चुका था कि वो और ज्यादा पैसा कमा सकता है अगर वो अपना खुद का बॉयलर रूम शुरू कर दे, और तब उसको एक लिमिटेड पैसा नहीं मिलेगा। अभी तक तो उसको कमीशन मिलता था, वो जिसको भी लूटता था उसमें से कुछ पैसा उसको मिलता था। लेकिन अगर वो अपना खुद का बॉयलर रूम शुरू करता है तो एक तरह से लगभग पूरा पैसा उसका ही होगा। अब उसने ये जो माफिया का बॉयलर रूम था उसको छोड़ दिया। हमें बिल्कुल इस बात की जानकारी नहीं है कि माफिया ने इस बात पर किस तरीके से रिएक्ट किया, उन्होंने कोई विरोध किया या नहीं किया। लेकिन माइकल ने उनका बॉयलर रूम छोड़ दिया था और अपना खुद का बॉयलर रूम शुरू कर दिया। बाद में उसने एक नहीं बल्कि दो बॉयलर रूम शुरू कर दिए थे। अब वो लोगों को स्कैम करने लगा, साउथ फ्लोरिडा के लोगों को और उसके आसपास के लोगों को। और 2002 आते आते तक उसने $155,000 इकट्ठे कर लिए थे। ये लोगों का चुराया हुआ पैसा था जो उसके पास इकट्ठा हो चुका था। लेकिन उसने लगभग ये सारा ही पैसा खर्च कर दिया फैंसी होटल्स पे, कार्स पे, फोन्स पे, इसके अलावा फोन सेक्स पर। उसकी जिंदगी काफी बढ़िया चल रही थी। लेकिन ये जो उसका अच्छा समय था, सो कॉल्ड अच्छा समय, ये ज्यादा दिनों तक नहीं चला। 2002 में पुलिस ने एक बार फिर से माइकल को गिरफ्तार कर लिया। उन्हें इसके बॉयलर रूम स्कैम्स के बारे में पता चल चुका था। उन्होंने रेड डाली और इस बार माइकल को रंगे हाथों तीसरी बार गिरफ्तार कर लिया गया था। अब इस बार उसने भागने की कोशिश नहीं की। वो कोर्ट में पहुंचा, उसने ट्रायल को फेस किया, और इस बार उसको 2 सालों की सजा सुनाई गई। इसके अलावा उसको 28 ईयर्स का प्रोबेशन भी सुनाया गया, यानी कि उसको अगले 28 ईयर्स तक पुलिस की निगरानी में ही रहना था। वो इस तरह से बिना बताए कहीं भी जा नहीं सकता था। इसके अलावा उसको ये भी ऑर्डर किया गया कि जो भी उसने $155,000 चुराए हैं लोगों से वो उसको वापस करने हैं। अब माइकल को 2 सालों के लिए जेल भेज दिया गया, लेकिन उसने वहां पर सिर्फ 7 महीने गुजारे। उसके बाद उसको छोड़ दिया गया। लेकिन ये 7 महीने भी उसके लिए बहुत ज्यादा थे। उसके ऊपर इसका ह्यूज इम्पैक्ट पड़ा। माइकल को प्रिजन से पूरी तरह से नफरत हो गई थी। एक एक सेकंड वहां पर काटना उसके लिए मुश्किल हो रहा था। वहां पर उसको रातों को नींद नहीं आती थी। वो अपनी सेल में रात रात भर जगा रहता था, और उसके बाद उसने अपने आप से एक प्रॉमिस किया कि जब वो बाहर निकलेगा तो वो कभी भी जेल में लौटकर वापस नहीं आएगा। अब 2003 में जबकि वो जेल से बाहर आ चुका था, उसने तुरंत ही इमीडिएटली एक सोब्राइटी प्रोग्राम में एंटर किया। यानी कि अब वो नशों से दूर था, उसको किसी भी क्राइम से दूर रहना था, और उसको कहीं ना कहीं एक बहुत ही अच्छी जिंदगी अब आगे गुजारनी थी। इसके अलावा उसने हर सुबह अब जिम जाना शुरू कर दिया था। इसके अलावा उसने पढ़ना भी शुरू कर दिया था। वो जीईडी कंप्लीट कर रहा था। अगर वो इस टेस्ट को पास कर लेता तो वो अपने हाई स्कूल के इक्विवेलेंट माना जाता, यानी कि जो हाई स्कूल का डिप्लोमा वो ले नहीं पाया था उसके इक्विवेलेंट इसको माना जाता। उसने इस जीईडी को सक्सेसफुली कंप्लीट कर लिया। उसके करीब 2 महीनों के बाद उसने अपना एक लीगल बिजनेस शुरू किया जो था डिजिटल मार्केटिंग का। यानी कि उसने एक डिजिटल मार्केटिंग फर्म खोली जिसका नाम था मैड मनी इंक। अब अगले कुछ सालों तक माइकल ने अपना बेस्ट प्रदर्शन किया। वो एकदम नॉर्मल जिंदगी जी रहा था। वो कभी भी किसी मुसीबत में नहीं पड़ा, ना ही उसने किसी को परेशान किया। अब 2008 का साल आ चुका था। माइकल अभी भी बिल्कुल सोबर था। बीच बीच में उसको कुछ परेशानियां आती थी, लेकिन वो कुछ भी सीरियस नहीं थी। वो अभी भी अपनी फिजिकल फिटनेस पर काफी फोकस्ड था, अपनी हेल्थ का ध्यान रखता था, और साथ ही अपने बिजनेस का भी बहुत ज्यादा ध्यान रख रहा था। उसका जो बिजनेस था मैड मनी वो काफी अच्छा कर रहा था, और वो साल में करीब $1 लाख कमा रहा था, जो कि उस समय के हिसाब से काफी अच्छा था। लेकिन उसकी जो लव लाइफ थी अब काफी मैसी चल रही थी। माइकल ने 2007 में शादी कर ली थी, और ये शादी उसने की थी अपनी लॉन्ग टाइम गर्लफ्रेंड से जिसका नाम था मारिया लुआंगो। ये जो उसकी मरिया नाम की गर्लफ्रेंड थी वो हमेशा उसके साथ रही। जब वो जेल गया तब भी इसने इसका साथ नहीं छोड़ा। लेकिन 2008 में
जबकि अभी माइकल की शादी को केवल 1 साल हुआ था और माइकल 38 ईयर्स ओल्ड था। तब उसने मरिया के साथ चीटिंग की, और ये चीटिंग उसने की अपनी एक 28 ईयर्स ओल्ड रियल एस्टेट एजेंट के साथ, जिसका नाम था डहलिया मोहम्मद। ये दोनों स्टारबक्स में मिले थे और जल्दी ही इनका अफेयर शुरू हो गया था। हालांकि पहले ये क्विक फ्लिंग था, यानी कि सिर्फ एक आकर्षण था, लेकिन धीरे धीरे इनके बीच में बहुत ज्यादा प्यार बढ़ने लगा और इनका अफेयर सीरियस होने लगा। अब जब माइकल को एहसास हुआ कि वो डेलिया के प्रति बहुत ज्यादा सीरियस है, तो उसने अपनी वाइफ मरिया को सब कुछ जाकर बता दिया अपने अफेयर के बारे में, और इन लोगों ने जल्दी ही डिवोर्स ले लिया। इनके डिवोर्स को अभी 3 ही दिन हुए थे, जबकि अब डहलिया और माइकल ने कोर्ट हाउस जाकर शादी कर ली। अब शादी के बाद ये जो माइकल और डहलिया थे, ये एक ब्रांड न्यू कॉन्डो में गए, यानी कि एक छोटे से फ्लैट में गए, जो कि माइकल ने पहले से ही इन दोनों के लिए खरीदा हुआ था, और ये था बोइंगटन बीच पर। ये साउथ फ्लोरिडा का एक ब्यूटीफुल टाउन है, और वहां की ब्यूटी से इंप्रेस होकर ही इसने वहां पर एक घर खरीदने का डिसीजन लिया था। अब वहां पर जाने के बाद कुछ समय तक तो इनकी जिंदगी बहुत ही अच्छी चलती रही, एकदम परफेक्ट चलती रही। हालांकि इनके बीच में जो कुछ भी हुआ था वो बहुत जल्दीबाजी में हुआ था। इन लोगों ने टाइम नहीं लिया था सोचने समझने का। उस समय तो वो अपने फ्यूचर के लिए बहुत ज्यादा एक्साइटेड थे और उनको ऐसा लग रहा था कि इनकी जिंदगी एकदम परफेक्ट रहेगी, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। अभी इनकी शादी को सिर्फ 1 महीना हुआ था, और दिन था 12 मार्च 2009 का। जबकि उस दिन माइकल और डलिया भी अपने घर पर ही थे, अपने कॉन्डो में ही थे, और तभी उन्होंने एक नॉकिंग की आवाज सुनी अपने फ्रंट डोर पर। अब माइकल दरवाजा खोलने के लिए फ्रंट डोर की तरफ गया। उसने दरवाजा खोला और उसको बहुत ज्यादा आश्चर्य हुआ जब उसने देखा कि उसके दरवाजे पर एक प्रोबेशन ऑफिसर खड़ा हुआ है। इसके अलावा उस प्रोबेशन ऑफिसर के पीछे बहुत सारे पुलिस ऑफिसर्स खड़े हुए थे। अब माइकल को इन्हें देखकर बहुत ज्यादा आश्चर्य हुआ, क्योंकि फिलहाल वो क्राइम की जिंदगी से कई सालों से बहुत ज्यादा दूर था। जब इसने पूछा कि क्या प्रॉब्लम है, तो प्रोबेशन ऑफिसर ने बताया कि हमें एक एनोनिमस कॉल मिला है, जिसने हमें टिप दी है कि तुम अपने कॉन्डो से स्टेरॉइड्स बेच रहे हो, बहुत सारी ड्रग्स बेच रहे हो, और कोई गलत गैर कानूनी धंधा कर रहे हो। अब माइकल ने प्रोबेशन ऑफिसर को बताया कि ऐसा कुछ भी नहीं है, ये पूरी तरह से गलत है। मैं बहुत सालों से सोबर हूं, और मैं खुद भी ड्रग्स नहीं लेता हूं, और बेचने का तो कोई सवाल ही नहीं उठता है। अब माइकल एक किनारे हट गया। उसने कहा कि आप अंदर आ जाइए और मेरे कॉन्डो को अच्छी तरीके से सर्च कर लीजिए, मेरे पास छुपाने के लिए कुछ भी नहीं है। अब पुलिस वालों को तो सर्च करना ही था, वो अंदर आए। उन्होंने अच्छी तरीके से कोना कोना सर्च किया, लेकिन वहां से उन्हें कुछ भी नहीं मिला। अब पुलिस वाले वहां से जा चुके थे। माइकल और डेलिया फिलहाल अपने कॉन्डो में खड़े हुए थे, और वो बहुत ज्यादा हैरान थे कि ऐसा उनके साथ किसने किया होगा। अब उन्हें ये जानने की बहुत ज्यादा उत्सुकता तो थी कि किसने उनके लिए टिप दी होगी, कौन उन्हें परेशान कर रहा है, लेकिन फिलहाल उनको ये जानने में इस समय कोई इंटरेस्ट नहीं था। उन्होंने सोचा कि ठीक है, हम पता करेंगे, लेकिन फिलहाल इनको ऐसा लगा कि इनके लिए बेस्ट ये है कि अपने कॉन्डो से बाहर निकल जाएं उस रात के लिए, और किसी अच्छे होटल में जाकर रुकते हैं। उनको यहाँ पर रुकना ठीक नहीं लग रहा था। इन्होंने अपने अपने बैग्स पैक किए, अपने कॉन्डो से बाहर निकले। इनका जो कॉन्डो था वैसे भी उस समय बहुत ज्यादा मेस की स्थिति में था, सब कुछ फैला हुआ था। पुलिस सर्च के दौरान सब कुछ बिखर चुका था, इसीलिए भी इनका वहां पर रुकने का मन नहीं था। तो ये लोग बाहर निकले, एक अच्छे से होटल में गए, और उन्होंने वहां पर वो रात गुजारी। अब अगले दिन तैयार होकर जब ये लोग नीचे आए, अपनी गाड़ी के पास आए पार्किंग लॉट में, तो इन्होंने देखा कि माइकल की गाड़ी के पास वही प्रोबेशन ऑफिसर खड़ा हुआ था, और साथ ही बहुत सारे दूसरे पुलिस ऑफिसर्स भी आसपास खड़े हुए थे। अब डेलिया और माइकल एक दूसरे को देखने लगे, सोचने लगी कि ये क्या हो रहा है। इनको कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था। अब ये जो पुलिस ऑफिसर्स थे, ये माइकल के पास आए। उन्होंने कहा कि देखो, हमें फिर से एक टिप मिली है, इस बार भी हमारे पास एक कॉल आया है, और इस बार हमें ये बताया गया है कि ये जो ड्रग्स हैं ये तुम अपनी गाड़ी से बेचते हो, इस कारण से हमें तुम्हारी गाड़ी को सर्च करना है। अब जो माइकल था बहुत ज्यादा हैरान रह गया था। उसने कहा कि ठीक है, मेरी गाड़ी में कुछ भी नहीं है, तुम जाकर मेरी गाड़ी को सर्च कर सकते हो। अब पुलिस वालों ने उसकी गाड़ी को खोला, उसको सर्च करना शुरू किया। उन्होंने गाड़ी का एक एक कोना तलाशना शुरू कर दिया, एक तरह से उसकी गाड़ी को तहस नहस कर दिया, क्योंकि कई जगह से उन्हें काट कर खोल कर वो गाड़ी देखनी पड़ी, लेकिन उन्हें कुछ भी नहीं मिला। अब करीब 2 हफ्ते और बीत जाते हैं। माइकल और डेलिया बस यही सोच रहे थे कि उनकी जिंदगी में क्या चल रहा है। वो जानना चाहते थे कि ये जो एनोनिमस कॉल्स हैं ये कौन कर रहा है और क्यों कर रहा है। उनको कुछ भी अभी समझ में नहीं आ रहा था, कुछ भी एडअप नहीं हो रहा था। बस वो अपने आप को यही समझा रहे थे कि शायद ये कोई मिस्टेक थी और किसी ने गलती से कॉल कर दिया है। लेकिन इनके दिमाग में कहीं ना कहीं ये भी चल रहा था
कि माइकल का एक बहुत ही डार्क पास्ट रहा है, इसके क्रिमिनल से बहुत ज्यादा संबंध रहे हैं, उसकी डीलिंग्स रही हैं माफिया के साथ जो कि बहुत ही फेमस माफियाज हैं, और हो सकता है कि वही लोग ये सारा कांड कर रहे हो, इसकी जिंदगी बर्बाद कर रहे हो। शायद ये लोग चाहते हो कि माइकल अरेस्ट हो जाए और उसकी जिंदगी पूरी तरह से तहस नहस हो जाए। इसके बाद आता है 29 मार्च का दिन, यानी कि जब इनके घर पर पहली रेड पड़ी थी उससे अब 17 दिन और बीत चुके थे। उस रात माइकल और डेलिया एक रेस्टोरेंट में खाना खाने के लिए गए थे, डिनर करने के लिए गए थे। और जब वो लोग डिनर करके बाहर निकले, पार्किंग लॉट में पहुंचे, तो उन्होंने पाया कि इस बार भी माइकल की गाड़ी के पास बहुत सारे पुलिस ऑफिसर्स खड़े हुए थे। वो लोग वेट कर रहे थे उनके वापस आने का। अब जब इन लोगों ने उनको देखा तो उन्होंने पूछा भी नहीं कि आप लोग यहाँ पर क्यों खड़े हैं। वो सीधा उनके पास गए और उनसे प्लीड करना शुरू कर दिया कि ये एक सेटअप है और हमको फंसाया जा रहा है। हमारी गाड़ी में, हमारे घर में कोई भी ड्रग्स नहीं है, आप हमारा विश्वास करो। लेकिन इस बार जबकि पुलिस ऑफिसर्स ने उस गाड़ी को सर्च किया तो उनको कुछ मिल गया। इस बार जब पुलिस वालों ने उनकी गाड़ी को सर्च किया था तो उनको एक छोटा सा बैग मिला था गाड़ी के अंदर से, जिसमें कोकेन भरी हुई थी। और ये जो कोकेन थी ये एक सिगरेट के कार्टन में भरी हुई थी। और ये जो पूरा का पूरा बैग था, स्मॉल बैग, ये ऐसी सामने नहीं रखा हुआ था, बल्कि ये इनकी गाड़ी में जो स्पेयर टायर होता है जिसे हम स्टेपनी भी कहते हैं, उसके अंदर ठूस के रखा हुआ था। और ये जो टायर था ये ट्रंक के अंदर था। जब माइकल ने ये सारी चीजें देखी कि उसकी गाड़ी से कोकेन निकल रही है तो वो जोर जोर से चीखने चिल्लाने लगा। उसको पता था कि उसने ऐसा कोई भी काम नहीं किया है। उसको ये भी पता था कि चाहे मैं कितना भी चीख चिल्ला लूं, ये लोग मेरी बात का विश्वास नहीं करेंगे और मैं 100% अब जेल जाऊंगा। और जैसा कि मैंने आपको बताया कि वो जेल बिल्कुल नहीं जाना चाहता था, उसे जेल से नफरत थी और इसी कारण से उसने अपनी जिंदगी पूरी तरह से सुधार ली थी ताकि उसे कभी भी जेल ना जाना पड़े। लेकिन अब उसे पता था कि चाहे वो कुछ भी कर ले, अब उसको अरेस्ट किया जाएगा और फाइनली वो जेल जाएगा और उसकी जिंदगी अब पूरी तरह से बर्बाद हो चुकी है। अब वो जोर जोर से चीखने चिल्लाने लगा, हाथ जोड़कर पुलिस वालों से प्लीड करने लगा कि समझने की कोशिश करो, कोई मुझे फंसा रहा है, ये कोकीन मेरी नहीं है। लेकिन जो डहलिया थी, जो उसकी गर्लफ्रेंड थी, वो बस ड्रग्स को देख रही थी और उसको ऐसा लग रहा था कि शायद माइकल झूठ बोल रहा है। वो समझने की कोशिश कर रही थी कि माइकल झूठ बोल रहा है या सच बोल रहा है। उसे ऐसा लग रहा था कि शायद सच में ही ये जो ड्रग्स हैं ये अपनी गाड़ी से बेचता होगा। पहले तो वो यही समझती रही कि शायद मेरा हस्बैंड अभी तक मुझसे भी झूठ बोलता आया है कि वो सोबर है, वो ऐसा कोई काम नहीं कर रहा है। लेकिन जब उसने अपने हस्बैंड को इतनी जोर जोर से चीखते चिल्लाते देखा, बुरी तरीके से गिड़गिड़ाते हुए देखा, तो उसको ऐसा लगा कि ये सिंसियरली ऐसा कर रहा है और उसने उसके ऊपर विश्वास किया। उसे समझ में आ गया था कि वो सच बोल रहा है। अब उसने अपने हस्बैंड का साथ देने का डिसीजन लिया। वो अपने हस्बैंड के बगल में आकर खड़ी हो गई और वो भी पुलिस वालों से प्लीड करने लगी कि ये सब कुछ सेटअप है, हमको फंसाया जा रहा है और हमने ऐसा कुछ भी नहीं किया है। अब ये जो पुलिस ऑफिसर्स थे उनको पता था कि माइकल के ऊपर पहले भी रेड पड़ी है और किस तरीके से उनको कुछ भी बरामद नहीं हुआ है। अब इन्होंने माइकल और डेलिया से कहा कि हमने पहले भी तुम्हारे घर को सर्च किया है, तुम्हारी गाड़ी को सर्च किया है, लेकिन कुछ भी बरामद नहीं हुआ और हमें भी ये सस्पिशियस लग रहा है कि कोई बार बार कॉल क्यों कर रहा है और ये क्यों कह रहा है कि तुम ड्रग्स सेल करते हो। अब मैजिकली ये जो ड्रग्स हैं तुम्हारी गाड़ी से मिल भी चुकी हैं, लेकिन अब हम ये करेंगे कि हम इस कोकेन को बरामद कर लेंगे, जब्त कर लेंगे, लेकिन हम तुम्हें अरेस्ट नहीं करेंगे। तुम अपने घर जा सकते हो, वहां पर सेफ रहने की कोशिश करना, अपना ध्यान रखना, और अगर कुछ भी अजीब तुमको दिखता है तो तुम हमें कॉल करना। अगर तुम्हें कुछ भी दिखाई या सुनाई देता है तो तुम्हें तुरंत हमको कॉल करना है और हम फिलहाल इन्वेस्टिगेट करते हैं कि आखिर ये सब तुम्हारे साथ हो क्यों रहा है। हम ये भी पता करने की कोशिश करेंगे कि ये सारे कॉल्स कौन कर रहा है। अब माइकल और डेलिया पहले तो बहुत ज्यादा रिलीव्ड हो गए सुनकर कि पुलिस वाले उन्हें कम से कम अरेस्ट नहीं कर रहे हैं, लेकिन वो कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा डर भी चुके थे क्योंकि जो भी उनको फंसाने की कोशिश कर रहा था, हो सकता है कि अब वो उनके घर में ड्रग्स रखने की कोशिश करे या वो कुछ और भी भयंकर कांड उनके साथ कर सकता था। अब जब पुलिस वाले वहां से चले गए तो माइकल और डेलिया अपनी गाड़ी के अंदर बैठे और फटाफट गाड़ी चलाते हुए अपने कॉन्डो में पहुंचे। जब ये लोग अंदर पहुंचे उन्होंने दरवाजा तुरंत बंद किया और पूरी तरह से अपने कॉन्डो को सर्च किया, कोने कोने तक उन्होंने सर्च किया और वो ये भी देखना चाह रहे थे कि ऐसा कोई साइन मिले कि कोई उनके कॉन्डो के अंदर घुसा था या नहीं घुसा था। लेकिन ऐसा उनको कुछ भी नजर नहीं आया और ना ही उन्हें अपने घर के अंदर से कोई भी इलीगल चीज मिली। जब उन्हें कुछ भी नहीं मिला तो वो बहुत ज्यादा रिलीव्ड फील करने लगे, लेकिन वो लोग डरे हुए भी थे। उन्होंने अच्छी तरीके से सारे के सारे दरवाजे बंद किए, खिड़कियां बंद की, उनमें अच्छी तरीके से ब्लाइंड्स और पर्दे डाल लिए और यही प्रार्थना करने लगे कि पुलिस वाले जल्दी ही
उस कॉलर का पता लगा ले और ये पता लगा ले कि ऐसा उनके साथ कौन कर रहा है और क्यों कर रहा है। इसके बाद कुछ महीने बीत गए, पुलिस वाले उस कॉलर का पता नहीं लगा पाए और अब कॉलर ने कॉल करना भी बंद कर दिया था। अब जब इतने महीने बीत गए तो माइकल और डेलिया थोड़े से कन्विंस्ड हो गए थे, थोड़े से रिलीव्ड हो गए थे। उन्हें ऐसा लग रहा था कि ये सब कुछ जो कांड था ये खत्म हो चुका है, ओवर हो चुका है। अब बेसिकली अब हमें अपने नॉर्मल लाइफ में लौट जाना चाहिए और ऐसा उन्होंने किया भी। इसके बाद अब करीब 4 महीने बीत चुके थे। 5 अगस्त 2009 का दिन आता है जब माइकल की गाड़ी में कोकेन मिली थी। उस कांड को हुए 4 महीने बीत चुके थे। उस दिन सुबह के 5:45 AM पर डेलिया उठती है, वो कॉन्डो से बाहर निकलती है। उस समय माइकल बेड पर लेटा हुआ था, यानी कि सो रहा था। वो सीधा बाहर निकलकर एक लोकल जिम में जाती है, वहां पर वर्कआउट करती है और ये वर्कआउट सुबह 6:30 तक चलता है। इसके बाद वो ट्रेडमिल से उतरती है, फिर वो अपने फोन की तरफ देखती है और पाती है कि उसके फोन पर एक मिस्ड कॉल पड़ी हुई थी, एक ऐसे नंबर से जिसको वो जानती नहीं थी। अब वो ये भी देखती है कि वो जो नंबर है उससे उसको एक वॉइस मेल भी आया हुआ है, क्योंकि इसने फोन नहीं उठाया था, इसलिए जो कॉलर था उसने वॉइस मेल पर एक मैसेज छोड़ा हुआ था। अब वो कान में लगाकर उस वॉइस मेल को सुनना शुरू कर देती है। जैसे जैसे वो इस वॉइस मेल को सुनती है, उसका दिल तेजी से धड़कना शुरू हो जाता है, क्योंकि वो उस एरिया के यानी कि उस टाउन के एक डिटेक्टिव का वॉइस मेल था और उन्होंने बताया, यानी कि इस वॉइस मेल में इन्फॉर्म किया था इसको, डेलिया को, कि इसके कॉन्डो पर एक इंसिडेंट हो गया है, कुछ दुर्घटना हो गई है और उसको तुरंत ही वापस आना चाहिए। अब ये सुनकर डेलिया ऑब्वियसली बहुत ज्यादा घबरा जाती है, जल्दी जल्दी अपनी चीजें समेटती है और सीधा जिम से बाहर भागती है, अपनी गाड़ी में बैठती है और वापस इस नंबर पर कॉल करती है। अब ये डिटेक्टिव फोन उठाता है। तब डेलिया से पूछती है कि मुझे पूरी इंफॉर्मेशन दो, क्या हुआ है हमारे कॉन्डो में, किसके साथ क्या हुआ है। अब जो डिटेक्टिव था वो कहता है कि जो कुछ भी हुआ है इसमें तुम्हारा हस्बैंड इन्वॉल्व है और तुम फटाफट वापस आओ, तब तुम्हें सारी बातें पता चल जाएंगी। अब डेलिया पूरी तरह से शॉक्ड थी। वो कार की स्पीड बढ़ाती है और सीधा अपने कॉन्डो की तरफ भागती है। जैसे ही वो अपने कॉन्डो वाली रोड पर पहुंचती है, अपने कॉन्डो की तरफ नजर डालती है, तो वो तुरंत ही ब्रेक लगा देती है, क्योंकि वो देखती है कि उसके कॉन्डो के बाहर बहुत सारी पुलिस कार्स खड़ी हुई थी। इन कार्स पर जो रेड एंड ब्लू लाइट्स होती हैं वो सारी की सारी ऑन थी, सारे सायरन बज रहे थे और वहां पर बहुत सारे पुलिस ऑफिसर्स घूम रहे थे। इसके अलावा वहां पर येलो क्राइम सीन टेप्स जगह जगह पर लगाए गए थे, स्पेशली उसके कॉन्डोज की प्रॉपर्टी के बाहर। इसके अलावा वहां पर बहुत सारे फोटोग्राफर्स घूम रहे थे जो कि बाहर बहुत सारी पिक्चर्स ले रहे थे। इसके अलावा अंदर भी पिक्चर्स ले रहे होंगे, लेकिन फिलहाल वो बाहर थी और वहां पर बहुत सारे फोटोग्राफर्स दिख रहे थे। अभी तक फिलहाल डेलिया अपनी कार के अंदर ही बैठी हुई थी और बस घूरे जा रही थी कि यहाँ पर क्या चल रहा था। सब कुछ बहुत ज्यादा क्रेजी दिख रहा था। तभी अचानक से ही एक पुलिस ऑफिसर की नजर उस पर पड़ती है। वो सीधा उसके पास चलकर आता है और कंफर्म करता है कि वो डेलिया है या नहीं है। जब वो कहती है कि हाँ मैं ही डेलिया हूँ, मैं इसी कॉन्डो में रहती हूँ, तो वो कहता है कि तुम अपनी गाड़ी से बाहर निकलो और मेरे साथ हो। अब जो डेलिया थी वो समझ गई थी कि यहाँ पर कुछ ना कुछ बहुत गलत हो चुका है, लेकिन वो जानती नहीं थी कि असल में किसके साथ क्या गलत हुआ है। फिलहाल वो अपनी गाड़ी को पार्क करती है, किनारे खड़ी करती है, गाड़ी से बाहर निकलती है और इस पुलिस ऑफिसर के साथ एक तरफ जाने लगती है। वो लोग जा रहे थे 3 लोगों के पास जो कि एक किनारे पर खड़े हुए थे, उसके कॉन्डो के ठीक बाहर। इनमें से एक व्यक्ति वही था, वही डिटेक्टिव जिसने डेलिया को फोन किया था, जिसका वॉइस मेल डेलिया को मिला था। जैसे ये डेलिया को देखता है उसे बताना शुरू करता है कि किसी ने हमको एक कॉल किया था और ये बताया था कि आपके कॉन्डो में कुछ डिस्टरबेंस चल रहा है। इसके अलावा किसी ने शॉट्स की आवाज भी सुनी थी, यानी कि गोली चलने की आवाजें सुनाई दी थी और अनफॉर्चुनेटली आपके जो हस्बैंड है माइकल, वो मारे जा चुके हैं। अब जो डेलिया थी वो बहुत ज्यादा हिस्टेरिकल हो गई, उसको बहुत ज्यादा सदमा पहुंचा है सुनकर और एक तरह से वो चीखने चिल्लाने लगी, उसको विश्वास ही नहीं हो रहा था। अब ये लोग जेंटली उसको एक किनारे ले गए, उसको एक पास खड़ी पुलिस कार में बिठाया गया और उसको सीधा ड्राइव करके पुलिस स्टेशन ले जाया गया। उन्होंने इसे वहां पर बिठाया और सीधा उससे क्वेश्चंस पूछने शुरू कर दिए उसके हस्बैंड के बारे में। उन्होंने डेलिया से कहा कि हमें पता है कि तुम्हें बहुत ज्यादा सदमा पहुंचा है, तुम खुद भी बहुत ज्यादा परेशान हो, लेकिन हमें फिगर आउट करना है कि यहाँ पर क्या हुआ होगा, क्योंकि जिसने भी तुम्हारे हस्बैंड को मारा है फिलहाल वो खुला घूम रहा है और वो किसी और के साथ भी कुछ गलत कर सकता है। इसीलिए हमें इस पर्सन को जल्दी से जल्दी पकड़ना है, उसको रोकना है। इसी कारण से चाहे तुम कितनी भी दुखी हो, तुम्हें हमारी मदद करनी चाहिए। पहले तो ये जो कन्वर्सेशन थी ये केवल ऐसे चलती रही एक तरफा,
यानी कि डेलिया लगातार रो रही थी और जो डिटेक्टिव्स थे लगातार उसको काम कर रहे थे, उसको समझा रहे थे कि बता दो तुम जो भी जानती हो। लेकिन फिर उसके बाद धीरे-धीरे उसने डिटेक्टिव से बात करनी शुरू की, उन्हें बताया उस एनोनिमस कॉलर के बारे में जो लगातार इनके बारे में कॉल कर रहा था और क्लेम कर रहा था कि माइकल ड्रग्स बेच रहा है, कभी अपने घर से और कभी अपनी गाड़ी से। उसने ये भी कहा कि ये जो भी कॉलर था, हो सकता है कि इसका माइकल के कत्ल से कोई लेना-देना हो। हो सकता है कि कोई पास्ट का व्यक्ति हो जिसके साथ कभी माइकल ने काम किया हो, उसने ये कांड किया हो। हो सकता है कोई माफिया मेंबर हो या हो सकता है कि कोई बॉयलर रूम का विक्टिम हो जिसको माइकल ने लूटा हो और अब वो उससे बदला ले रहा हो। अब जो डिटेक्टिव्स थे वो ये सारी बातें एक पेपर पर नोट करते जा रहे थे। जो कुछ भी डेलिया बोल रही थी उसको नोट किया जा रहा था और ध्यान से सुन भी रहे थे। Listen, we had a report of a disturbance at your house, and there were shots fired. Is your husband Michael? Okay, I'm sorry to tell you, ma'am, he's been killed. He's been killed, man. I'm sorry. He's not. Listen. No. Try to calm down. Listen, right now what we need to get you to the station. No. We need to get you to our police station. I want to see him. I can't let you in, man. We have to do our job. ये सारी की सारी कन्वर्सेशन चलती रही। उसके बाद कन्वर्सेशन में एक ब्रेक आ गया, थोड़ी देर के लिए लोग चुप हो गए और उसके बाद यानी कि इस ब्रेक के बाद अचानक से ही डिटेक्टिव ने कहा डेलिया से कि देखो अब सीरियस होने का समय आ चुका है। हम ये जानना चाहते हैं कि तुम इस व्यक्ति को जिसने भी ये कांड किया है उसको जानती हो या नहीं जानती हो। अब जो डेलिया थी जो अभी तक सिर झुकाकर बैठी हुई थी अचानक से ही ऊपर देखने लगती है। वो बहुत ज्यादा कंफ्यूज लग रही थी कि ये किस बारे में बात कर रहे हैं। तभी अचानक से ही दरवाजा खुलता है उस कमरे का जिसमें डेलिया और ये डिटेक्टिव्स बैठे हुए थे। एक बहुत ही ह्यूज गाय जिसने हथकड़ियां पहनी हुई थी वो कमरे के अंदर एंटर करता है। अब ये लोग डेलिया से पूछते हैं कि तुम इस व्यक्ति को जानती हो या नहीं जानती हो, लेकिन डेलिया साफ मना कर देती है, जो कि आप इस वीडियो में देख सकते हैं। Come here. Bring this guy in here. Get over here. Get over here. You know who this guy is? No, You've never seen him before. I've never seen him before. Ever. Do you know her? Put your head up and look at her. Put your head up. I've never seen him. What were you doing coming out of her house? Get him out of here. फिर इस व्यक्ति को बाहर ले जाया जाता है और उसके बाद ये पता चलता है कि जो डेलिया थी वो पूरी तरह से झूठ बोल रही थी। वो इस व्यक्ति को बहुत अच्छी तरीके से जानती थी। 6 महीने पहले जब इसकी शादी माइकल के साथ हुई थी तो शादी के तुरंत बाद ही इसने माइकल के अकाउंट से या हम कह सकते हैं उसके घर से करीब $2 लाख चुरा लिए थे, जिसके बारे में माइकल को पता नहीं चला था। लेकिन ये जो पैसा था इसके लिए शायद काफी नहीं था। ये माइकल का पूरा पैसा चाहती थी कि इसको मिल जाए। इसके अलावा जो कॉन्डो था जिसमें रह रहे थे ये उस पर भी कब्जा चाहती थी। तो इसी ने वो एनोनिमस कॉलर बनकर ये सारी की सारी कॉल्स की थी पुलिस वालों को और वो चाहती थी कि माइकल पकड़ा जाए। उसे पता था कि अगर माइकल इस बार पकड़ा जाएगा तो वो क्योंकि पहले से ही एक मुजरिम रह चुका है तो उसको बहुत लंबी जेल की सजा होगी, क्योंकि जैसा कि मैंने आपको बताया था कि 28 ईयर्स के लिए वो प्रोबेशन पर था, तो लगातार उसको पुलिस की निगरानी में भी रहना था और साथ ही इस बीच अगर वो कोई भी क्राइम करता तो उसको फिर एक लंबी जेल की सजा होती। तो वो ये बात जानती थी और वो चाहती थी कि वो लंबे समय के लिए जेल में चला जाए और इस तरीके से फिर उसको उसके पैसे पर कब्जा मिल जाएगा। और इसी कारण से उसी ने माइकल की गाड़ी में वो सारी की सारी ड्रग्स प्लांट की थी। लेकिन उसका ये जो प्लान था वो फेल हो चुका था। पुलिस वालों को ड्रग्स मिल चुकी थी लेकिन उसके बाद भी उन्होंने माइकल को अरेस्ट नहीं किया था, वो जेल नहीं गया था। तो अब डेलिया को प्लान बी की तरफ मूव करना था। वो अपने एक पुराने बॉयफ्रेंड के पास गई, यानी कि एक्स बॉयफ्रेंड के पास गई। उसने उससे कहा कि तुम मेरे लिए एक काम कर दो, तुम मेरे लिए एक हिटमैन का अरेंजमेंट कर दो, यानी कि एक ऐसा व्यक्ति जो माइकल की हत्या कर दे। पहले तो इसके बॉयफ्रेंड को लगा कि वो ऐसे ही मजाक कर रही है, सीरियस नहीं है, शायद नाराज होगी अपने हस्बैंड से इसलिए इस तरह की बात कर रही है। लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं था। वो लगातार अपने एक्स बॉयफ्रेंड से पूछती रही कि मेरे लिए हिटमैन का अरेंजमेंट कर दो और इसके अलावा वो पे करने का भी ऑफर कर रही थी कि मैं पेमेंट कर दूंगी। अब बिल्कुल ये बात क्लियर थी कि वो मजाक नहीं कर रही है, वो अपने पति का कत्ल वाकई में कराना चाहती थी। तो अब इसके एक्स बॉयफ्रेंड ने मना कर दिया। उसने कहा कि नहीं, मैं किसी भी हिटमैन को नहीं जानता हूँ और इस काम में मैं तुम्हारी कोई भी मदद नहीं कर पाऊंगा। अब डेलिया वहां से चली गई, उसको यहाँ से कोई भी मदद नहीं मिली। अब जो इसका एक्स बॉयफ्रेंड था उसने एक बहुत ही समझदारी का काम किया कि उसने पुलिस डिपार्टमेंट में फोन करके सब कुछ बता दिया डेलिया के बारे में और उसके प्लान्स के बारे में कि वो एक हिटमैन को हायर करना चाहती है अपने हस्बैंड को मरवाने के लिए। अब क्योंकि पुलिस वालों को इसके इंटेंशंस के बारे में सब कुछ पता चल गया था
तो उन्होंने अपना एक अंडर कवर एजेंट तैयार किया, यानी कि एक पुलिस वाला अंडर कवर एजेंट के रूप में तैयार किया और उसको एक हिटमैन का रूप दिया कि तुम्हें एक हिटमैन के रूप में काम करना है। इन्होंने इसकी मीटिंग कराई डहलिया के साथ, किसी तरीके से इनको मिलवाया और उसके बाद इस व्यक्ति ने, यानी कि उस अंडर कवर पुलिस ऑफिसर ने डहलिया को बताया कि वो एक हिटमैन है और इस तरह के काम करता है। इन लोगों की जो मीटिंग थी ये इनकी कार में भी हुई, यानी कि उस अंडर कवर एजेंट की कार के अंदर हुई, जहां पर एक हिडन कैमरा लगा हुआ था बैक सीट पर। वो इनका पूरे टाइम वीडियो बना रहा था, यानी कि पूरी तरह से जो कैमरा था इनको शूट कर रहा था कि इनके बीच में क्या बातचीत हो रही है। उसने इस फुटेज में साफ साफ कहा है कि वो अपने हस्बैंड को मरवाना चाहती है और मैं तुम्हें इसके लिए पैसा भी दे दूंगी। अब ये जो एजेंट था ये इससे पूछता है कि तुम सीरियस हो इस बात के प्रति या नहीं हो, तुम ये वाकई में करना चाहती हो या नहीं करना चाहती हो। उसने कहा कि अगर तुम अभी हाँ बोलती हो तो इसको तुम अंडू नहीं कर सकती, जैसे तुम यहां से जाओगी मैं किसी भी समय माइकल की हत्या कर दूंगा और तुम मुझे इससे रोक भी नहीं पाओगी। अब जो डेलिया का रिएक्शन था वो अभी भी बिल्कुल चेंज नहीं हुआ। उसने कहा कि नहीं नहीं, मैं पूरी तरह से पॉजिटिव हूं, मैं 5000% पॉजिटिव हूं कि मुझे अपने हस्बैंड की हत्या करानी है। उसने कहा कि मैं तुम्हें तुरंत ही पैसा दे दूंगी और कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। ये सारा फुटेज आप खुद देख सकते हैं। There's no changing, no, there's no, like, I'm determined already. I'm positive, like, 5,000% sure, like, no, when I say I'm going to do something, I'm going to do it. Like, as soon as he told me, listen, I need the money from you, I went, I grabbed it right away, like, we were good to go. Like, with me, you're not going to have a problem, you're not going to have an issue. अब ये सारी की सारी इंफॉर्मेशन ये जो अंडर कवर पुलिस ऑफिसर था उसने ऑब्वियसली पुलिस डिपार्टमेंट को दे दी। अब उनको सारी इंफॉर्मेशन मिल चुकी थी कि डहलिया वाकई में क्या चाहती है और उसने क्या डिसीजन लिया है। अब पुलिस वालों को तो सब कुछ इन्फॉर्मेशन मिल गई थी, वो डहलिया को एक सेटअप में अब फंसाने का प्लान कर रहे थे। एक पूरा इलेबोरेट सेटअप उन्होंने प्लान कर लिया था। उस दौरान वहां पे एक बहुत ही पॉपुलर ट्रू क्राइम टीवी शो की शूटिंग चल रही थी, जिसके बारे में मैंने आपको पहले बताया, जिसका नाम था कॉप्स। वो लोग उसी एरिया में शूट कर रहे थे। अब इन्होंने, यानी कि इस पुलिस डिपार्टमेंट के पुलिस ऑफिसर्स ने इस कॉप्स नाम के शो वालों को यह अनुमति दे दी कि तुम इस इलेबोरेट सेटअप का हिस्सा बन सकते हो, तुम्हें सब कुछ फिल्माने की अनुमति है, यहाँ पर जो कुछ भी होगा तुम उसको शूट कर लो। अब 5 अगस्त के दिन डहलिया सुबह उठती है अपने कॉन्डो से 5:45 AM पर, उठकर बाहर आती है और जिम में चली जाती है। अब उसको पता था कि उसके जाने के बाद हिटमैन उसके घर के अंदर एंटर करेगा और उसके बाद गोली मारकर उसके हस्बैंड की हत्या कर देगा। तय ये हुआ था कि 2 बार उसके हस्बैंड के सिर पर गोली मारी जाएगी ताकि वो किसी भी तरीके से बचे ना। उस दिन जैसे ही डहलिया उस घर से बाहर निकली, पुलिस वाले सब कुछ बाहर से मॉनिटर कर रहे थे। वहां पर बहुत सारी भीड़ मौजूद थी, यानी कि जो शूटिंग करने वाले थे वो कॉप्स शो वाले और इसके अलावा पुलिस वालों की भी, लेकिन वो सबके सब हिडन थे। वो कोई भी डहलिया को दिखाई नहीं दी। वो सीधा जिम में चली गई, लेकिन उसके जाने के बाद ये तुरंत उसके कॉन्डो के डोर पर पहुंचे। जल्दी जल्दी उन्होंने नॉक किया, माइकल ने उठकर दरवाजा खोला। उसको कोई भी आइडिया नहीं था कि वहां पर क्या चल रहा है, या उसको अभी तक ये भी पता नहीं था कि उसकी वाइफ उसका कत्ल कराना चाहती थी। जब वो दरवाजा खोलता है तो वो पूरी तरह से कंफ्यूज्ड था, लेकिन जब उसको सारी बातें बताई गई तो वो राजी हो गया इनके प्लान में शामिल होने के लिए। माइकल को वहां से निकालकर पुलिस स्टेशन ले जाया गया और अगले 1 घंटे तक पुलिस वालों ने बाहर सेटअप बिछाया। एक बहुत ही कन्विंसिंग फेक क्राइम सीन वहां पर सेटअप कर दिया गया था कॉन्डो के ठीक बाहर। जब सब कुछ सेटअप हो गया तब डहलिया को इस डिटेक्टिव ने फोन किया, लेकिन जब उसने फोन रिसीव नहीं किया तो उसको एक वॉइस मेल छोड़ा गया। इसमें इसको बताया गया कि इसके कॉन्डो में बहुत ज्यादा गड़बड़ हो गई है और तुम्हें तुरंत ही वापस आना है। और उसके बाद आपको पता ही है कि आगे क्या हुआ। डहलिया ने इनको कॉल बैक किया, पूछा कि क्या हुआ है। इसको फोन पर कुछ भी नहीं बताया गया। उसके बाद ये अपने कॉन्डो के बाहर पहुंचती है, डिटेक्टिव से मिलती है और उसको वहां पर बहुत ज्यादा भीड़ दिखती है पुलिस वालों की, जो कि सब कुछ सेटअप किया गया था। जब ये उन 3 पुलिस ऑफिसर से बात कर रही थी, जो कि मैंने बताया कि एक साइड में खड़े हुए थे, उस समय जो कॉप्स टीवी के कैमरामैन्स थे, यानी कि जो शूटिंग वाले कैमरामैन्स थे, वो पीछे झाड़ियों में छुपे हुए थे और सब कुछ अच्छी तरीके से रिकॉर्ड कर रहे थे। वहां पर सारे माइक वगैरह भी इन पुलिस वालों के ऊपर लगे हुए थे। तो आप देख सकते हैं कि उस समय डहलिया किस तरीके से रिएक्ट कर रही है जब पुलिस वाले उसको उसकी पति की मौत के बारे में बता रहे हैं। अब आपको पता है कि डहलिया को पहले पुलिस स्टेशन ले जाया गया। वहां पर ये सब कुछ मना करती रही कि मुझे कुछ पता नहीं है, बस कॉल्स आती थी, हमको फंसाने की कोशिश हो रही थी, शायद उन्हीं में से कोई व्यक्ति शामिल होगा। इसके बाद इस फेक हिटमैन को अंदर लाया जाता है हथकड़ियां लगाकर
और डहलिया साफ मना कर देती है कि मैं इसको नहीं जानती। इसके बाद इसको बाहर ले जाया जाता है, यानी कि उस फेक हिटमैन को बाहर ले जाया जाता है। अभी तक डहलिया को कुछ भी पता नहीं है कि ये सब कुछ एक सेटअप है। जब ये हिटमैन बाहर चला जाता है तब जो डिटेक्टिव था वो सीधा डहलिया की आंखों में आंखें डालकर उसको घूरता है। वहां पर करीब 1 मिनट का साइलेंस रहता है और उसके बाद ये न्यूज ब्रेक की जाती है डहलिया के सामने कि हमें तो सब कुछ पहले से ही इस मर्डर प्लॉट के बारे में पता था और अब तुम सीधा जेल जाओगी अपने पति के मर्डर को प्लान करने के लिए। उसको बताया जाता है कि ये जो हिटमैन है ये कोई हिटमैन नहीं है बल्कि हमारा अंडर कवर पुलिस ऑफिसर है और तुम अंडर अरेस्ट हो। हमने सब कुछ रिकॉर्ड कर लिया है, सब कुछ फोटोग्राफ्ड कर लिया है और तुम्हारा पति अभी भी जीवित है। और जब इसको पता चलता है कि इसका हस्बैंड अभी भी जीवित है तो वो बहुत ज्यादा एक्टिंग करती है कि थैंक गॉड मेरा पति जीवित है, उसको कुछ भी नहीं हुआ। ये सब कुछ आप खुद इस फुटेज में देख सकते हैं। You're going to jail today for solicitation of murder. You're under arrest. That's an undercover police officer. Everything has been recorded. You were photographed in the convertible when you sat in his car in the front of CVS. What do you want to do? What do you want to do here? I didn't do Dahlia? anything. Listen to I me. didn't do anything. You're going to I didn't jail. do anything. Please, I didn't do anything. Tell me you didn't do anything. I didn't do anything. You're going to jail today. As soon as I'm done, they're going to come in here and handcuff you and take you to the Palm Beach County Jail, book you for solicitation of first-degree murder on your husband. Your husband is well and alive. Thank God. Oh, yeah, thank God. Please, can I see No, him? he doesn't want to see you. I so wanted to see him. He doesn't want to see you. Please. इसके बाद इसको यह भी बता दिया जाता है कि तुम्हारा हस्बैंड तुमसे नहीं मिलना चाहता। इसके बाद डहलिया को अरेस्ट कर लिया जाता है। वो अभी भी उसी रूम में बैठी हुई थी जहां पर उसको इंटेरोगेट किया गया था। फिर कुछ समय के बाद जानबूझकर उसके हस्बैंड को उस रूम में बुलाया जाता है, लेकिन वो इससे आकर बात नहीं करता, वो दूर से ही इसको देखता है। इसके बाद आप देख सकते हैं कि डहलिया किस तरह से नाटक कर रही है अपने हस्बैंड को अपने पास बुलाने के लिए, लेकिन इसका हस्बैंड ऑब्वियसली इसके पास नहीं आता। उसको अभी तक सब कुछ पता चल गया था। आप लोग ये सब कुछ खुद देख लीजिए। Oh my God. He's alive. Come here, please. Come here. Mike, come here. Come here, please. Come here. Can't fix it. Why not? I didn't do anything I to heard you. you. Mike, come here, please. Come here. Okay. Like, we'll take her back to booking, please. इसके बाद डहलिया का ट्रायल होता है। पहले उसको 20 इयर्स इन प्रिजन की सजा मिलती है, लेकिन बाद में एक रीट्रायल किया जाता है क्योंकि ज्यूरी बायस्ड हो चुकी थी। इसके बाद इसके सेंटेंस को रिड्यूस करके 16 इयर्स इन प्रिजन का कर दिया जाता है। तो फिलहाल के लिए इतना ही। आप लोग मुझे बताइएगा कि ये केस आपको कैसा लगा। मुझे पूरी उम्मीद है कि ये केस आपको काफी इंटरेस्टिंग लगा होगा। ये किसी मूवी के प्लॉट जैसा लगता है। मुझे तो ये केस काफी इंटरेस्टिंग लगा। अगर आपको भी लगा तो प्लीज एक कमेंट कर दीजिएगा और प्लीज ये भी लिखिएगा कि क्या आपको पहले से ही डहलिया के ऊपर शक था या नहीं था, और अगर आपको उसकी वाइफ के ऊपर शक था, उसकी पहली वाइफ के ऊपर, तो ये भी जरूर कमेंट करके बताइएगा। इसके अलावा प्लीज एक कमेंट जरूर कीजिए। आपके कमेंट्स की बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस है, उससे भी स्टोरी को रीच मिलती है। इसके अलावा इस स्टोरी को थोड़ा बहुत शेयर कर लिया कीजिए अपने ग्रुप्स में, और मेरे दूसरे चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए, यानी कि ट्विस्टेड स्टोरीज को। अब आप लोग उसमें अच्छा रिस्पॉन्स दे रहे हैं और जो भी रिस्पॉन्स आ रहा है उससे मैं कहीं ना कहीं सेटिस्फाइड हूँ कि ठीक है, चैनल धीरे धीरे ग्रो कर रहा है। तो जल्दी ही मिलते हैं दूसरी स्टोरी के साथ। तब तक के लिए थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग टू माई स्टोरीज। थैंक यू सो मच।